All right. So, am I audible and you're able to see the screen? एक बार आप confirm कर लो. Yes? Okay. Yeah. So, एक डाउट था that was token grant. So, token grant होता क्या है? Token grant basically ये एक financial mechanism है. Okay. So, ये जो financial mechanism है ये करता क्या है? ये basically reallocate करता है. किसको? Existing funds. Okay. So, it reallocates existing funds, and this is done so that you can meet the expenditure, okay, on any new service. Or ye, what happens here is that you are basically reappropriating the savings from other heads. What does this mean? Okay, so suppose that you have been given money. This is the purpose, okay, and this is the money. सो पर्पस ए है, पर्पस बी है, पर्पस सी है, पर्पस डी है, और उसमें 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ ऐसे एलोकेटेड है. ओके. सो इसमें होगा क्या? दैट यू नीड टू रीएलोकेट. इसमें से जो है आप क्या करेंगे? यू विल वांट टू रीएलोकेट फॉर पर्पस ई विच हैज कम अप न्यूली. एंड व्हाट हैपेंस इज दैट अगर इसमें से कहीं पर आपको लग रहा है कि पैसा बच जाएगा, कहीं पर भी आपको पैसा बच जाएगा, तो वो आप उस इसमें से मान लो कि -3 करोड़, इसमें से -2 करोड़, ये आप रीअलोकेट कर रहे हैं. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्विस के लिए जो पैसा है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, द मनी दैट इज देयर फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्विस, यू आर बेयरली रीअलोकेटिंग इट फॉर अ न्यू सर्विस. ओके. एंड दिस इज डन बाय सबमिटिंग a demand for token sum of rupees 1. So once that token sum of rupee 1 demand is passed by the parliament, you can reallocate the money from pre-existing service to a new service without incurring any additional cost. Is this clear? Hmm? नहीं, if there is excess money, then only ना. Otherwise we will go for this excess grant, है ना. We will go for other kinds of grant, है कि नहीं? When you see, okay, when you see that there are uh, excess money, then you will go for it. Okay, all right. Is this clear? पेंडिंग अप्रूवल ऑफ अ मोर सब्सटैंशियल ग्राउंड ग्रांट का ये मतलब है कि मान लो कि कोई नया सर्विस आया है. सो डू यू थिंक दैट कि reallocation would be enough just to fulfill this service? Reallocation would be enough just to fulfill this service. तो इसमें होता क्या है? What does happen here is that कि आपने अगर मान लिया reallocate कर दिया पैसा from other existing service A, B, C. Let us say the new service is D and existing service is A, B, C. Okay. So वो जो है आप reallocate कर रहे हैं वहां से. और अगर, ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये न्यू सर्विस का जो पैसा है, दैट कैन बी मेट, जो डिमांड है न्यू सर्विस का, दैट कैन बी मेट वाया ओनली रीएलोकेशन. ओके. तब आप जो है यू विल गो फॉर द टोकन ग्रांट. इज दिस क्लियर? अगर नहीं है तो यू विल आस्क फॉर एडिशनल ग्रांट.
सपोज कोई नया सर्विस आ गया जो कवर्ड नहीं था इनिशियली बजट में, और उसमें इतना पैसे की जरूरत नहीं है कि यू विल वांट फॉर एनी एडिशनल ग्रांट। एडिशनल ग्रांट हमने क्या पढ़ा था? whenever there is a need for extra expenditure on a new service, so you will ask for additional grant. ओके, तो टोकन ग्रांट क्या होता है? टोकन ग्रांट जो होता है आप रीअलोकेट कर रहे हो, तो उसका मतलब यही हुआ ना, पेंडिंग अप्रूवल ऑफ अ मोर सब्सटैंशियल ग्रांट। आप अगर इसको समझोगे, व्हाट डज दिस मीन? इज दिस ऑलवेज द केस? नहीं, पेंडिंग अप्रूवल ऑफ अ मोर सब्सटैंशियल ग्रांट ओनली इन सम केसेस। सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि जो टोकन ग्रांट है वो रीअलोकेट कर रहा है, इतना समझ में आया? फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्विस जिसके पास पहले से पैसा एलोकेटेड है ना? ऑल राइट। और अगर मान लिया कि आपने पैसा इसको रीअलोकेट कर लिया और फिर भी आपके पास और पैसे की जरूरत है, तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? देन यू विल गो फॉर एडिशनल ग्रांट और सप्लीमेंट्री ग्रांट, है कि नहीं? जब आपके और पैसे की जरूरत है तो एडिशनल। लेकिन टोकन ग्रांट क्यों किया जाता है? टोकन ग्रांट का मतलब ये नहीं होता है, जब आप देखते हो बैलेंस शीट को और जो न्यू सर्विस के एक्सपेंडिचर को, देन यू थिंक दैट जस्ट बाय रीअलोकेशन। ओके, सो ये ऐसी बात नहीं ना है कि कोई बड़ा खर्चा होगा, कोई अगर बड़ा खर्चा होगा तो आप क्या डायरेक्टली टोकन ग्रांट के लिए जाओगे या एडिशनल ग्रांट के लिए जाओगे? हम्म? तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप क्या यहाँ पर क्या करते हो कि मान लो कि आपको अगर घर में कोई खर्चा होता है, सपोज घर में प्लम्बिंग का 3,000 रुपए लग रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा आपके घर की छत लीक हो रही है या कुछ प्लम्बिंग का काम है, तो उसके लिए जाके आप 1 करोड़ का लोन ले लेते हो क्या? डू यू गो एंड टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक फॉर 1 करोड़ रुपीज कि मेरे घर में सीलन है उसको मुझे ठीक करना? नहीं करना, ठीक है। तो यू एंटिसिपेट समथिंग ना, यू हैव सम कॉमन सेंस एंड यू विल एंटिसिपेट समथिंग कि हाँ अच्छा, ये जो मेरे बाथरूम में जो प्रॉब्लम है, दिस कैन बी फिक्स्ड फॉर 5,000 10,000 समथिंग लाइक दिस। ओके, so then you call the plumber and he will give you a quote which will be matching that. अब यहां पर क्या होता है, हो सकता है कि बड़ी प्रॉब्लम हो। ओके, हो सकता है कि 10,000 का खर्चा ना हो, वो 50,000 तक चला जाए। ओके, ऑल राइट। तो 10,000 का खर्चा अगर वो 50,000 तक चला जाएगा तो फिर क्या होगा? ओके, तो उस केस में आप फिर एक्स्ट्रा एक्सेस ग्रांट की मांग करेंगे, है कि नहीं? फिर आप कहेंगे कि आप मुझे एडिशनल पैसा चाहिए, एडिशनल ग्रांट चाहिए, बट इनिशियली व्हेन यू विल अज्यूम इट, ओके, तो वो टोकन ग्रांट से ही लोगे ना, कि हम मैं रीडायरेक्ट कर देता हूं क्योंकि इस हो सकता है इस सर्विस में ज्यादा पैसे की जरूरत ना हो। ओके, बिकॉज आप थोड़ा कॉमन सेंस तो यूज करोगे ना व्हेन यू विल सी व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर दैट इज, व्हाट काइंड ऑफ क्राइटेरिया दैट इज। कि भाई समझा रहे हैं लोगों को तो स्लो ही बोलेंगे ना। ओके, दिस इज नॉट, आई एम नॉट टीचिंग, आई एम एड्रेसिंग ए डाउट। ओके, ऑल राइट। इज देयर एनी इशू इसमें? किसी को डाउट है? टोकन ग्रांट समझ में आ गया? क्लियर है? आपको समझ में आ गया अभिषेक भाई? ओके, साइडक यू हैव अंडरस्टूड? ओके, और किसी को कोई डाउट है? हम्म, और किसी को कोई डाउट है? ऑल राइट, सो हम जो है थोड़ा सा बजटरी प्रोसेस जो है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो बजटरी प्रोसेस जो है कल भी हमने देखा था। सो आपको पता है बजटरी प्रोसेस में हमने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा था, विच वॉज देयर इन अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट। तो ये कौन लेके आता है? हु ब्रिंग्स दिस? द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वी हैड रेड अबाउट दिस। और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो किसके बिहाफ में लेके आता है? वेरी गुड, ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, बिकॉज दिस वाज आस्क्ड इन 2023 प्रीलिम्स। ओके, 2023 प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो कंपोनेंट्स क्या क्या है यूनियन बजट का? So there three primary components will be there. One will be the budget estimate, which will tell you about the projected receipts and expenditure. कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा खर्चा होगा। Okay, so receipt is the incoming money, expenditure is the outgoing money. Then you will have the revised estimate,
So this is the updated projection for the current fiscal year which reflects changes since the original estimate. तो आपने जो है एक साल तक बताया इनिशियली कि मुझे इतना खर्चा होगा और इतना मुझे रेवेन्यू आएगा, बट व्हाट हैपेंड इज दैट इट चेंज, ओके, क्योंकि आप खर्चा प्रिडिक्ट 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते. There are a lot of things which cannot be predicted, okay, which cannot be predicted with a 100% accuracy. तो उसके लिए revised estimate आता है, and then there is provisional actuals. So this is the actual receipts and expenditure from the previous fiscal year. Previous fiscal year का भी जो actually collect हुआ है और जो actually खर्चा हुआ है, वो सारी चीजें इसमें रहती है. So तीन कंपोनेंट इसमें आ गए. ओके, सो अगर आप देखेंगे 2025-26 के बजट के लिए यू हैड द बजट एस्टिमेट फॉर 25-26, द रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर 24-25 एंड द प्रोविजनल एक्चुअल्स फॉर 23-24. मतलब आप बता रहे हो कि 2025-26 में कितना खर्चा होने वाला है, रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 24-25 मतलब कितना खर्चा हो सकता है करंट फिनेंशियल फिस्कल ईयर में. आपको ये पता है जब बजट प्रेजेंट हो रहा है तो फिस्कल ईयर खत्म नहीं हुआ है ना. आप वेन एवर यू आर प्रेजेंटिंग द बजट यू आर प्रेजेंटिंग इट फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर. अभी भी फिस्कल ईयर बचा हुआ है कि नहीं. अभी भी करंट फिस्कल ईयर में आप नेक्स्ट फिस्कल ईयर का बजट लेके आते हैं, कुछ महीने बचे हुए हैं अभी भी, है कि नहीं. हम बोलते हैं ना March 31 टू April 1 टू March 31. तो थोड़ा सा समय बचा हुआ है, उसका आप रिवाइज एस्टिमेट भी बताएंगे, और उसके साथ साथ पुराने साल का दैट इज 23-24 उसका प्रोविजनल एक्चुअल मतलब कितना एक्चुअल में खर्चा हो चुका है और कितना रिसीट आया है. सो एक तरीके से कैन आई से दैट इन वन बजट यू आर केटरिंग टू 3 years, that is 25-26, 24-25 and 23-24. The future, the present and the past. The future, the present and the past उसको आप जो है केटर कर रहे हैं. What are the stages? So stages जो है उसमें there is a presentation. It was initially at the end of February, but अब उसको एडवांस कर दिया गया है February 1 को. And finance minister delivers the budget speech in the Lok Sabha outlining key proposals and financial plans, and subsequently the budget is laid before the Rajya Sabha. अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप में. सो देयर इज अ जनरल डिस्कशन and members of both houses they will discuss the budget's overall principles, and it will span 3 to 4 days. तो 3 से 4 दिन तक का जनरल डिस्कशन होता है. एंड प्लीज रिमेंबर ड्यूरिंग द जनरल डिस्कशन स्टेज देयर इज नो वोटिंग which will occur at this particular stage, and cut motions are not permitted. Okay. Then after this, scrutiny happens in the departmental standing committee. So post the general discussion, the parliament it adjourns for about 3 to 4 weeks, and during this period the 24 departmental standing committees examine the demands for grants of the respective ministries in detail, and then these committees submit their reports. तो अभी तक हमने 3 स्टेप की बात कर ली. That is, first of all there is a presentation, then there is a discussion, the general discussion stage where no voting will occur and cut motions will not be there, and it will be there for 3 to 4 days. And after this there will be adjournment in the parliament, and the departmental standing committees will scrutinize. Okay, so departmental standing committee, is there any provision for the departmental standing committee since the start of the constitution? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग से था? नहीं. ये कब से आया है? एनी आइडिया? डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी 1993. डू वी स्टडी अबाउट इट? एंड देन इट वाज एक्सपैंडेड इन 2004. ओके, सो जो 24 का नंबर है ये कब आया है? 24 का नंबर जो है वो लेट आया है. और इनिशियली दीज डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1993, और उसके बाद जो है इनको बढ़ाया गया है कब? 2004 में. एंड फाइनली वी गेट द नंबर ऑफ 24. और ये क्या करते हैं? हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का जो बजटरी प्रपोजल है उसको स्क्रूटिनाइज करेंगे. एंड देन
After the DRSCs, they have given their report. You will have voting on the demands for grants. And please remember, the voting on demand for grant is exclusive to the Lok Sabha. The Rajya Sabha does not vote on these demands. Okay. उसके बाद जो है, members discuss each demand and cut motion can be introduced to suggest reduction. So इस केस में क्या होता है? What happens in this case is that कि members, they will discuss the demand and then cut motions will be there if they feel, okay, if they feel that the demand is excess to the requirement. Okay, yes, during after the GD, the house adjourns for about 3 to 4 weeks, which will give the DRSC, or the departmental related standing committees, time to scrutinize the demands. Okay, देन उसमें क्या होता है, पॉलिसी कट मोशन आता है. सो इट डिसअप्रूव्स द अंडरलाइंग पॉलिसी एंड इट प्रपोजेस रिड्यूसिंग द डिमांड टू ₹1. सो इसमें क्या होता है, जैसे कि पॉलिसी ही गलत है आपका, जिस पॉलिसी के लिए आप पैसा मांग रहे हैं, दैट इज रॉन्ग. ओके, एंड देन यू हैव इकोनॉमी कट मोशन एंड दिस इज टू सजेस्ट ए स्पेसिफिक रिडक्शन रिफ्लेक्टिंग इकोनॉमिक प्रूडेंस. तो इसमें क्या होता है कि ठीक है, पॉलिसी से हम मान गए that okay, this is fine, but the demand for grant is in excess. Okay, the demand for grant is in excess to the need. That is what the house feels. Okay, that is what the house feels कि मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉलिसी है वो ठीक है, लेकिन जो जितने पैसे आपने मांगे हैं वो बहुत ज्यादा है. ओके, और फिर क्या आता है, टोकन कट मोशन. तो ये कहता है कि आप प्रपोज, ओके, एक बेसिकली मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है. ओके, नहीं नहीं, सिंबॉलिक नहीं है ये, एक्चुअली में ₹1 पे ले आ रहा है. सिंबॉलिक इज टोकन कट ना, सिंबॉलिक विल बी टोकन कट. ओके, तो ये बेसिकली बता रहा है टोकन कट कि आई डिसअग्री विथ वट एवर इज देयर, द द रीजन बिहाइंड दिस. मैं जो हूं इसके पीछे का जो भी रीजन है उसको मैं एक सिंबॉलिक जेस्चर के थ्रू बता रहा हूं दैट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस. ऑल राइट, तो उसमें जो है एक नॉमिनल रिडक्शन किया जाता है, वेयर एज ये जो पॉलिसी कट मोशन होता है वो कहता है कि जो अमाउंट एलोकेटेड है, मान लिया 10 करोड़ है, तो उसको आप नॉमिनल सम ₹1 पे कम कर दो. ओके, और ये जो है, ओके, ये जो है बेसिकली क्या कहता है कि आई एम डिसअप्रूविंग. ओके, आई एम व्हाट, आई एम डिसअप्रूविंग दिस. ऑल राइट, और ये मेंबर्स जो है इसको क्यों मूव करते हैं, बिकॉज दे अपोज द पॉलिसी. ओके, बिकॉज दे अपोज द पॉलिसी दैट इज बिहाइंड दिस. इज इट क्लियर? और ये जो है टोकन कट मोशन, ये बेसिकली क्या करता है, ये एक टोकन अमाउंट रिड्यूस करने के लिए कहता है कि देयर शुड बी अ नॉमिनल डिक्रीज इन द अमाउंट इटसेल्फ. और ये क्यों होता है, दिस इज फॉर ए सिंबॉलिक जेस्चर, because they want to do what, they want to draw attention to a specific concern, but they don't want to impact the allocated fund. Is it clear? क्या ये चीज समझ, इकोनॉमी कट तो बड़ा आसान है. इकोनॉमी कट जो है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, आई अग्री टू द पॉलिसी बट आई डोंट अग्री टू द अमाउंट दैट इज, ओके, द अमाउंट दैट इज एलोकेटेड. तो उस समय क्या हम करते हैं, इकोनॉमी कट में बस सिर्फ पैसा करते हैं, सिर्फ पैसा जो है उसको कम कर देते हैं. यस. और पॉलिसी कट और टोकन कट जो है, पॉलिसी कट और टोकन कट जो है, उसमें अगर आप देखेंगे तो पॉलिसी कट में यू आर गोइंग अगेंस्ट द अंडरलाइंग पॉलिसी, whereas in token cut you are trying to make a symbolic gesture. You are trying to do what? A symbolic gesture. Okay, तो ये नॉमिनल सम पे रिड्यूस कर देता है टोटल डिमांड को. ओके, और टोकन कट मोशन जो है, इट प्रोपोजेस ओनली ए नॉमिनल रिडक्शन, नॉमिनल सम पे रिड्यूस करना. और नॉमिनल रिडक्शन में फर्क होता है कि नहीं, दिस डज नॉट इम्पैक्ट द
fund, and this totally impacts the fund. अब क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है दोनों में? ओके तो ये पॉलिसी के अगेंस्ट है कि मैं पैसा नहीं दूंगा। और फिर क्या होता है, जो जो भी डिमांड है उसको कंप्लीट रिजेक्शन हो जाता है। पॉलिसी कट मोशन का क्या है? दिस सिंबलाइजेस कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ द डिमांड। वाई? बिकॉज यहां पर जो है आप 1 रुपए पे उसको कर दे रहे हैं। वेरएज क्या टोकन कट में कंप्लीट रिजेक्शन है? नहीं, इट इज नॉट ए कंप्लीट रिजेक्शन। अगर 10 करोड़ का डिमांड है तो उसमें से 100 रुपए काट लिया, ये दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए दैट आई एम नॉट, आई एम नॉट इन ऑन बोर्ड विथ वट एवर यू आर डूइंग, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप द फंड फ्लो। बस बट पॉलिसी कट मोशन में क्या हो रहा है? पॉलिसी कट मोशन में वेरी फाउंडेशन ऑफ द डिमांड इज बीइंग चैलेंज। 10 करोड़ से क्या कर रहे हैं आप? 1 रुपए पे ले आ रहे हैं। अब समझे, 10 करोड़ से 1 रुपए पे ला रहे हैं पॉलिसी कट मोशन में, और टोकन कट मोशन में 10 करोड़ से सिर्फ 100 रुपए माइनस कर रहे हैं एज अ सिंबॉलिक जेस्चर ऑफ योर अपोजिशन। अब क्लियर है? यस, पूरा स्कीम एक तरीके से इंपैक्ट हो रहा है पॉलिसी कट मोशन में। ओके सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। पॉलिसी कट मोशन और टोकन कट मोशन में ये डिफरेंस है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? जस्ट टेल मी यस और नो। ओके उसके बाद जो है, अगर डिस्कशन एक्सटेंड करता है बियॉन्ड द अलॉटेड टाइम, अगर डिस्कशन बियॉन्ड अलॉटेड टाइम, जो स्पीकर साहब ने या साहिबा ने बताया है कि इस पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा आप नहीं डिस्कस कर सकते हैं, देन वी यूज गिलिटीन। गिलिटीन समझते हैं? दैट यू बेसिकली 100 clauses आर देयर, यू हैव डिस्कस्ड 50 आर रिमेनिंग बट द allotted टाइम इज ओवर, सो यू sort of cuts, okay, the entire thing, and then you go for the, okay, voting. All right, so ये जो है, okay, ये जो है बेसिकली गिलिटीन बहुत जगह यूज किया जाता है, स्पेशली बजट के प्रोसेस में। आप देखेंगे, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल टू गो थ्रू द एंड डिबेट ऑन द एंटायर डॉक्यूमेंट? तो होगा क्या अगर आप, इफ यू आर गोइंग एंड डिबेटिंग, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? बेसिकली यू विल बी स्टक फॉर एवर। 1 साल तक, मतलब 1 साल का बजट है, 1 साल आप डिबेट करेंगे, ओके, कि इसको ये 2 करोड़ रुपए इधर क्यों दिए, 10 करोड़ उधर, 5 करोड़ उधर। तो पॉसिबल ही नहीं है। इंपॉर्टेंट क्लॉजेस पे डिस्कशन होता है, और जितने भी बाकी अनइम्पॉर्टेंट क्लॉजेस हैं उनको गिलिटीन मार के और एक साथ जो है क्लब करके उस पे इट इज पुट टू वोट। ऑल राइट, ऑल राइट। और ये वोटिंग कहाँ पर होती है? जितने भी ये जो मोशंस हैं इन, और ये वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स हैं, तो ये सारी वोटिंग लोकसभा में होती है। सो अभी कोई पूछ रहा था कि ये व्हाट अबाउट दिस मोशंस, ये कहाँ पर होता है? तो मोशन कब प्रोड्यूस किया जाता है? ये जितने भी मोशंस हैं बेसिकली दे आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द वोटिंग स्टेज ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स इन लोकसभा। ओके, ऑल राइट। और उसके लिए ये जितने भी कट मोशंस है ना, प्लीज रिमेंबर दिस, कट मोशन क्या आप अचानक से ला सकते हैं? कैन एनी एमपी कम अप विथ ए कट मोशन अचानक से? सो द आंसर इज नो। ओके, यू हैव टू गिव ए नोटिस। ओके, टिपिकली 1 दिन का नोटिस देना होता है, एंड देन स्पीकर जो है, he has the authority or she has the authority to accept or reject a cut motion. ऑल राइट, और इसमें जो है देर आर कंडीशंस ऑफ एडमिसिबिलिटी, कि क्या इन कट मोशन को जो एमपीज मूव करेंगे। ऑल राइट, तो इट हैज टू बी स्पेसिफिक, यू हैव टू टेल। यू कैन नॉट से मोदी गवर्नमेंट फासिस्ट है, समथिंग लाइक दिस, और इसीलिए मैं कट मोशन लेके आ रहा हूं। नहीं, यू हैव टू टेल, ओके, दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज आस्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी विच आई फील इज नॉट करेक्ट। ऐसे बोलना होगा, ये नहीं कहना होगा देश बचाओ, वंदे मातरम, ऐसे नहीं होता है। ओके, सो इफ इट इज स्पेसिफिक देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिसिबिलिटी। ओके, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जुरिस्डिक्शन में चीज होना चाहिए, एंड इट हैज टू बी क्लियरली एक्सप्रेस व्हाई यू आर ब्रिंगिंग दिस मोशन। इट शुड नॉट बी वेग। ओके, और उसके साथ साथ कुछ भी ऐसा मैटर आप नहीं लाएंगे
which is under the adjudication of any court. ओके, सो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखना है, तभी आपका जो कट मोशन है वो एक्सेप्ट होगा. सो जब मान लिया कि चलिए आपका कट मोशन एक्सेप्ट हो गया, ओके, सो व्हाट विल हैपन, इट विल गो इनटू द डिबेट स्टेज इटसेल्फ. फिर ये कट मोशन पर डिबेट स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो है गवर्नमेंट अपना रिस्पॉन्स देगी, और उसके बाद इट विल बी पुट टू ए वोट. ये मोशन को वोट के लिए दिया जाएगा. ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि क्या ये कट मोशन पास हो जाता है, क्या ये कट मोशन पास हो सकता है? Yes, the speaker can refuse if it is not following the criteria of admissibility. So the answer is no. ये कट मोशंस क्यों नहीं पास होता है? बिकॉज इट विल मीन नो कॉन्फिडेंस इफ इट इज पास्ड. यस और नो? सो इन जनरल, इन 99% ऑफ द केसेस इट डज नॉट पास. व्हाई? बिकॉज द रूलिंग पार्टी हैज द नंबर्स. है ना? अब समझ में आया? कोई भी डाउट है यहीं पूछिए, बिकॉज फिर आई डोंट विश कि आप इस सेंसिटिव टॉपिक पे कोई भी डाउट लेके एग्जाम रूम में बैठे. इस पे कोई डाउट है? यहां कट मोशन समझ में आ गया? ये सारी चीजें. यस. ओके, गिलिटीन मैं फिर से समझा देता हूं. गिलिटीन समझते हैं? पहले इसका एक सिंबॉलिक जेस्चर समझिए. गिलिटीन, यू अंडरस्टैंड, फ्रेंच रेवोल्यूशन में सर काटने के लिए यूज होता था. देयर इट वाज ए मशीन लाइक दिस. इस टाइप का मशीन होता था, एक ब्लेड होता था यहां पर, इस टाइप से ब्लेड होता था, एंड यू यूज टू पुट योर हेड हेयर एंड इट यूज टू कट इट. देखो, ये रोहित ने अच्छा एक एग्जांपल भेजा है चैट बॉक्स में. सो ये समझ में आ गया गिलिटीन क्या होता है. गिलिटीन आपको जो है लिम्ब को अलग करने के लिए यूज होता था. लिम्ब को अलग करने के लिए यूज होता था. तो उस केस में हम क्या कहते हैं, जब हम गिलिटीन कहते हैं विथ रिगार्ड्स टू द डिस्कशन ऑन द बजट, तो बजट को हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं? 100 clauses है, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग. 100 clauses है. द इन द allotted टाइम द पार्लियामेंट was able to discuss 60 clauses, and allotted time is over. 40 clauses are not discussed. So what happens is that we cut it just like a guillotine cuts the limb. उसी तरीके से हम गिलिटीन को यूज करके वो डिस्कशन को काट देते हैं. ओके, और उसके बाद क्या होता है? वी गेट, ऑल राइट, आफ्टर दैट व्हाट वी गेट? आफ्टर दैट वी गो फॉर द डायरेक्टली फॉर द वोटिंग स्टेज. इज इट क्लियर? नहीं, देखो, जो कंडीशंस है ना एडमिसिबिलिटी का, ऑल राइट, सो दिस इज वाया द पार्लियामेंट्री रूल्स. ओके, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस है. दिस इज नॉट मेंशन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड नाइदर इट इज मेंशन्ड इन योर हैंडआउट्स. ओके, सो ये मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दिया है. ये आपके कोर बुक्स में अवेलेबल नहीं है. ओके, कोर बुक्स में सिर्फ एक लाइन है कि जो मोशंस है, कट मोशंस, वो इस टाइप का होता है. ऑल राइट, दिस इज जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज. ओके, कि क्या क्या कंडीशंस हो सकता है, एंड ये इवॉल्व होते रहता है एज वी गो फॉरवर्ड एंड एज वी इनकाउंटर यूनिक सिचुएशन. ये चीज इवॉल्व होती रहती है कि व्हाट कैन बी द क्राइटेरिया ऑफ एडमिसिबिलिटी. इज दिस फाइन? ओके, अब हमने गिलिटीन कर लिया, एंड रिमेनिंग डिमांड्स दे आर पुट टू वोट. उसके बाद क्या होता है? देन कम्स द स्टेज ऑफ passing of the appropriation bill. So it authorizes the government to withdraw funds or from the consolidated fund of India to meet the approved expenditures. And after the demand for grants are voted upon, the appropriation bill is introduced. तो हमने क्या क्या अब तक क्या क्या पढ़ लिया? देखिए, इंट्रोडक्शन से हमने स्टार्ट किया था. उसके बाद हमारे पास क्या था? उसके बाद वी वेंट फॉर द general discussion which happens for 3 to 4 days, and after that we have the scrutiny, yes, by the department related standing committee. After that, if you will see, we have the when the committee is establishing that okay, we have done the scrutiny, then we go for voting on demand for grants. And in this voting stage you also have the motions, the cut motions, different type of cut motions. What are the different type of cut motion? Policy cut motion, economy cut motion, and the token cut motion. Three kinds of cut motion. And then we go for the passing of appropriation bill.
ओके, एंड अप्रोप्रिएशन बिल पास करके ही यू कैन विड्रॉ फंड्स, and once both houses pass the bill, it is sent to president from for approval, upon which it becomes appropriation act or passing of the finance bill. So उसके बाद क्या आता है, कौन सा स्टेज आता है? फाइनेंस बिल का स्टेज आता है। अब अप्रोप्रिएशन बिल में किसका क्या रोल रहता है? अप्रोप्रिएशन बिल में किसका क्या रोल रहता है? व्हाट इज द रोल इन अप्रोप्रिएशन बिल? अगर आप देखेंगे तो अप्रोप्रिएशन बिल में डज द राज्यसभा हैज द रोल और द लोकसभा हैज द रोल? देखिए, पासिंग बाय बोथ हाउसेस का मतलब क्या होता है? जब व्हेन आई से कि इट इज पास्ड बाय बोथ हाउसेस, डू आई मीन दैट बोथ ऑफ देम हैव इक्वल? बोथ ऑफ देम हैव इक्वल? नहीं, इसका मतलब ये है कि एक पूरा प्रोसेस होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है, और उसके बाद जो है, ओके, उसके बाद जो है लोकसभा का पहला काम होता है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड इन द लोकसभा फर्स्ट। व्हाई? बिकॉज इट डील्स विथ विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ओके, जो आर्टिकल 110 के अंदर होता है। ऑल राइट। और राज्यसभा का फिर रोल क्या? हम पासिंग क्यों कह रहे हैं? राज्यसभा का रोल है ना, रिकमेंडेटोरी रोल है कि नहीं? राज्यसभा का क्या रोल है? रिकमेंडेटरी रोल है। व्हाई? बिकॉज इट इज ए मनी बिल, सो इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट इट। ओके, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट इट। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है ना, वंस बोथ हाउसेस पास द बिल, इसका मतलब ये है क्या कि दोनों का इक्वल, अप्रोप्रिएशन बिल में दोनों का इक्वल है, इक्वल पावर है? नहीं। पासिंग द बिल एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें पासिंग बाय लोकसभा, recommendations by Rajya Sabha, because it will be transmitted, yes or no? It is going to be transmitted from the Lok Sabha to the Rajya Sabha. So this is the one we say ki once both houses pass the bill, doesn't mean that both houses they are voting on the bill and then passing it. Only the Lok Sabha is voting and the Rajya Sabha is doing what? Making recommendation. I hope this is clear. ये चीज सबको क्लियर है? हमने कल ही बात की थी। ओके, after that it is sent to the president for approval, upon which it becomes the appropriation act. And finally we have the passing of the finance bill, and it implements taxation proposals and outlines revenue generation. So appropriation bill में हम लोग we talk about the withdrawal of money, और finance bill में we talk about ways by which we can make money, that is taxation. Okay, so taxation proposal, and it will outline the revenue generation, and it is introduced immediately after the appropriation bill and must be passed by both houses and receive the president's assent to become the finance act. Okay, additional provision क्या होता है? हमने वोट ऑन अकाउंट पढ़ा था। सो वोट ऑन अकाउंट सभी को याद है दैट इट इज टू विड्रॉ फंड्स to meet essential expenses, day-to-day expenses, till the time the budgetary process is being completed. So this is basically to cover 2 months worth of expenditure, and it is basically their vote on account so that salaries and general administrative money can be paid. Now, what is the difference between appropriation bill and finance bill? So one talks about withdrawal, the finance bill talks about taxation. Appropriation bill is you are spending money, finance bill is you are earning money via taxation. Appropriation bill, it covers government expenditure as approved in the budget. And then finance bill, it covers the revenue generation and financial administration. And constitutional provision में appropriation bill is governed by the article 114. Okay, all right. राज्यसभा का काम क्या होता है अप्रोप्रिएशन बिल में? राज्यसभा का व्हाट इज द वर्क ऑफ राज्यसभा? अप्रोप्रिएशन बिल हमने एक बात कही थी ना कि इट इज ए मनी बिल, इट इज ए टाइप ऑफ मनी बिल, इट इज क्लासिफाइड एज ए टाइप ऑफ मनी बिल। तो वो सिंपल मेजोरिटी वाला केस आएगा क्या यहाँ पर? राज्यसभा, they can discuss the bill, they can give their opinion, but they can not amend or reject it. Okay,
Rejection, when does this happen? When does this happen? Rejection या ascension happen in the ordinary bill. But since it is classified as a money bill, only recommendations, only opinions are express. Okay. Is this clear? तो ये बिकॉज ओके यहां पर क्या हो रहा है, अप्रोप्रिएशन बिल को आपने मनी बिल बना दिया. ओके तो आप सिर्फ बेसिकली रिकमेंडेशन देंगे, यू हैव टू सेंड इट बैक बिकॉज देर इज नो वोटिंग राइट ना. अगर अप्रोप्रिएशन बिल को आप मनी बिल की तरह मान रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल नो कि देर इज नो वोटिंग राइट, ओनली रिकमेंडेटरी राइट. आप सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं, डिस्कशन दे सकते हैं, एंड दैट टू विद इन ए लिमिटेड टाइम फ्रेम ऑफ 14 days. And because there is no power to amend or reject it. Okay. All right. ठीक है. सो लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है, राज्यसभा कैन डिस्कस विदाउट एनी काइंड ऑफ वोटिंग राइट्स हियर. ऑल राइट. व्हाई? बिकॉज अप्रोप्रिएशन बिल को हम किधर देख रहे हैं? अप्रोप्रिएशन बिल को हम एज अ मनी बिल अगर क्लासिफाई कर रहे हैं तो हमारे पास यही चीज आ जाती है, राज्यसभा का रोल ही खत्म हो जाता है वहां पर. एक्सेप्ट रिकमेंडेशन. एंड इज द लोकसभा बाउंड टू एक्सेप्ट दोज रिकमेंडेशंस? ओके. नहीं. ओके. दैट इज नो. ऑलराइट. नो नो, अप्रोप्रिएशन बिल जो है ना, दिस इज टू गेट आउट द मनी. फिनेंस बिल इज फॉर टैक्सेशन प्रपोजल्स. ओके तो यहां पर यही दोनों में डिफरेंस आ जाता है. ओके. यस, दैट इज देयर. मोशन ऑफ थैंक्स इज डिफरेंट. मोशन ऑफ थैंक्स इज डिफरेंट. दिस इज डिफरेंट. ऑलराइट, डोंट गेट कंफ्यूज देयर. ओके. नेचर क्या होता है अप्रोप्रिएशन का? अप्रोप्रिएशन बिल इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू फंक्शन. व्हाई? बिकॉज ओके because without appropriation you cannot take out the money, and if you cannot take out the money you will not be able to function. Whereas finance bill is required for financial policy implementation, but it is not mandatory in every budget, but it is brought. Why? Because आप पैसा निकाल रहे हैं तो कहीं से उसको भरना भी होगा ना वापस से. आप ऐसे सोच सकते हैं अप्रोप्रिएशन से पैसा निकाल रहे हैं, एम्प्टी कर रहे हैं कॉफर, और फाइनेंस बिल से कॉफर वापस भर रहे हैं ताकि अगले साल आपके पास फिर पैसा रहे अप्रोप्रिएशन करने का. दैट इज हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स. राज्यसभा's role can suggest amendments but cannot reject it. Okay, suggest. Okay, they can only suggest. And this suggestion, is it mandatory to be accepted? The answer is no. Why? Because it is classified as a money bill. And then इसमें जो है फिनेंस बिल में ये डिपेंड करता है किस टाइप का फिनेंस बिल है. इफ इट इज ए मनी बिल, इफ इट इज ए मनी बिल, बिकॉज आपको याद है ना मनी बिल में बहुत सारी चीजें थी. देयर आर 7 to 8 क्राइटेरियाज दैट वी हैड टॉक्ड अबाउट इन मनी बिल. तो अगर मनी बिल के कैटेगरी में है आपका फिनेंस बिल, तब वहां पर राज्यसभा कैन ओनली सजेस्ट द चेंजेस विच द लोकसभा कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट. वेयर एज इफ इट इज ए फाइनेंशियल बिल, राज्यसभा के पास इक्वल पावर आ जाता है. यस और नो? और उसमें से भी हमने क्या पढ़ा था, अंडर 117 दो टाइप के हो जाते हैं, 117 क्लॉज 1 and 117 clause 3. What is the difference here, friends? The difference here is that in 117.1 it can only be introduced in Lok Sabha, and 117.3 it can be introduced in both LS and RS. और लेकिन ultimately Rajya Sabha that also gets the power for the passage and the passing of the bill. Is this clear? क्या ये चीज clear है? Okay. And the president must give assent once both houses passes the appropriation bill, and the president can either give assent, withhold assent, or return it for reconsideration, except if it is a money bill. आपको पता है मनी बिल जब हम कहते हैं कि if some bill is classified as a money bill, तो can the president withhold his assent? Can the president withhold his assent? The answer is no. Why? Because उसका जो introduction है, उसका जो introduction है, it has been done on the recommendation of the president. So if the president is himself or herself recommending it, then money bill को जो any bill which is classified as a money bill, it cannot be, okay, it cannot be rejected by the president. Okay. फिनेंस और फाइनेंशियल बिल में डिफरेंस क्या? देखिए ये क्वेश्चन आया था 2023 में, सो बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे. And the problem is that even coaching institutes, they were not sure about this. Okay, they were not sure कि क्या finance bill ही financial bill है या financial bill ही finance bill है.
And this led, if you will look at the paper discussion from that year 2023 ka, you will see there is a lot of confusion because certain coachings they were saying कि ये 117 होता है, दोनों 117 है, एंड सर्टन कोचिंग वेयर सेइंग कि नहीं डिफरेंस होता है, एक में 110 117 दैट इज मनी बिल और फिनेंशियल बिल दोनों आते हैं, और एक में सिर्फ 117 आता है। तो है क्या, वट एवर आई वॉज एबल टू फाइंड, ओके, वट एवर आई वॉज एबल टू फाइंड यहां पर मैंने डाल दिया है, अब उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो इन दिस केस, in the context of Indian legislative process, the term finance bill and financial bill are often used, but they are distinct categories. So finance bill जो है उसमें तीन कैटेगरीज होते हैं, that is money bill, financial bill and financial bill category 2. मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 117 क्लॉज 1 का फिनेंशियल बिल, और फिनेंशियल बिल कैटेगरी 2। और ये जो है आप देख रहे हैं कि फिनेंस बिल का मतलब क्या है, द थ्री बिल्स। ओके, तो कैन आई से दैट फिनेंस बिल के अंदर मनी बिल आएगा और फिनेंस बिल के अंदर फिनेंशियल बिल आएगा, एंड फिनेंशियल बिल का एक कैटेगरी और दो कैटेगरी है विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 117(1) एंड आर्टिकल 117(3). अब समझ में आया? फिनेंस बिल इज एन अम्ब्रेला टर्म, यू आर करेक्ट, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट। फिनेंस बिल इज एन अम्ब्रेला टर्म जिसके अंदर मनी बिल भी आ जाएगा 110 के अंदर, और फिनेंशियल बिल भी आ जाएगा 117 वाला। ओके, और यहां पर जो है फिनेंस बिल जो है ये फिनेंशियल बिल को इनकम पास करेगा, और फिनेंशियल बिल स्टैंड अलोन जो है वो 117 के बारे में हम कहते हैं, जिसमें टैक्सेशन के साथ साथ, एक्सपेंडिचर के साथ साथ नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स भी होता है। जैसे हमने देखा जीएसटी वाले केस में, जीएसटी में टैक्सेशन तो था ही, बट जनरल लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स भी थे कि नहीं? जनरल लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप हम पढ़ क्या रहे हैं पहले ये बताइए, फिनेंस और फाइनेंशियल बिल के बीच में डिफरेंस पढ़ रहे हैं? आर वी टॉकिंग अबाउट फिनेंस एंड फाइनेंस बिल डिफरेंस? फिनेंशियल बिल जो है, दीज आर द बिल अंडर 117 आर्टिकल, जिसमें दो टाइप के बिल होते हैं, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 इज गिवन बाय 117 क्लॉज 1, कैटेगरी 2 इज गिवन बाय 117 क्लॉज 3। और फिनेंस बिल जो होता है उसके अंदर दो टाइप के बिल आते हैं, मनी बिल और फिनेंशियल बिल। मनी बिल किसके अंदर होता है? 110 के अंदर होता है, और फिनेंशियल बिल किसके अंदर होता है? 117 के अंदर होता है। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, हाँ, आपका क्वेश्चन है कि फिनेंशियल बिल 1 में ना, कैटेगरी 1 में, कि कोई एसेंट, ओके, वहां पर भी प्रेसिडेंशियल जो है, प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन के थ्रू आता है, बट राज्यसभा का पावर आ जाता है वहां पर वापस। Introduction of financial bill category 1 happens after the introduction, okay, after the presidential recommendation, but वहां राज्यसभा का भी पावर वापस आ जाता है, if you will see। तो वहां पर it can be rejected by the president, but it cannot be rejected in case of money bill। okay, money bill जो है, it is very pivotal for the day to day administration of the country, so that is why money bill के लिए presidential जो assent है that is mandatory। लेकिन अगर हम 117 के अंदर देखेंगे, ऑल्दो उसमें प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन क्यों जरूरी है? बिकॉज उसका एक कंपोनेंट, अगर आपने देखा होगा, 117 कैटेगरी 1 का एक कंपोनेंट है रिलेटेड टू मनी बिल, एंड वन कंपोनेंट इज रिलेटेड टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। मनी बिल ही नहीं है 117 में, जो कैटेगरी 1 है उसमें इट इज बोथ। वन इज द कंपोनेंट दैट इज कॉमन टू मनी बिल, and the other component is common to an ordinary bill, yes or no? तो मनी बिल वाले कंपोनेंट को सेटिस्फाई करने के लिए प्रेसिडेंशियल इंट्रोडक्शन इज देयर, प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन फॉर इंट्रोडक्शन इज देयर, और जनरल प्रोविजन दैट इज ऑर्डिनरी बिल वाले कंपोनेंट को सेटिस्फाई करने के लिए जो है वहां पर राज्यसभा को इन्वॉल्व करके और नॉर्मल तरीके से उसको पास कराया जाता है, जहां पर प्रेसिडेंट साहब जो है, ही हैज द नॉर्मल पावर्स। इज दिस क्लियर? क्या ये चीज क्लियर हुई? फिनेंस और फिनेंशियल बिल का डिफरेंस क्लियर हुआ?
फिनेंस और फिनेंशियल बिल का डिफरेंस क्लियर हुआ? फिनेंस बिल में क्या आता है? मनी बिल भी आ जाता है, फिनेंशियल बिल भी आ जाता है। मतलब आर्टिकल 110, यहां पर सिंपल मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए। फिनेंस बिल इज 110 आर्टिकल प्लस 117 क्लॉज 1 आर्टिकल प्लस 117 क्लॉज 3 आर्टिकल। और फाइनेंशियल बिल में क्या है? 117 क्लॉज 1 आर्टिकल, 117 क्लॉज 3 आर्टिकल। दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? एक एक्स्ट्रा मनी बिल है यहां पर। यू हैव अंडरस्टूड इट? ओके, ये जो है आपने इसको अंडरस्टूड कर दिया। तो कैटेगराइजेशन होता है, ओके, कैटेगराइजेशन होता है, कॉम्प्रिहेंसिव है फिनेंस बिल। और फिनेंशियल बिल जो है वो सिर्फ आर्टिकल 117 को मेंशन कर रहा है। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, नहीं, यू हैव अंडरस्टूड इट करेक्टली। अम्ब्रेला टर्म है फिनेंस बिल जो है, वो अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर मनी बिल और फिनेंशियल बिल आ जाता है। फिनेंशियल बिल जो है उसके अंदर दो कैटेगरी आता है, और फिनेंशियल बिल इज मोर स्पेसिफिक, टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 117। ओके, और ये जो है फिनेंस बिल, इट इज टॉकिंग अबाउट 110 प्लस 117। ओके, क्या ये चीज क्लियर है? ओके, देखिए फिनेंस बिल एक्सप्लिसिटली डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड, बट उसको हम लोग आर्टिकल 110 और 117 के साथ देखते हैं। ऑल राइट, इज दिस क्लियर? यू कैन डू इट। आप ऐसे समझिए कि ये है आपका, दिस इज फिनेंस बिल, दिस इज फाइनेंशियल बिल, एंड दिस इज मनी बिल। अब समझ में आया? अब समझ में आया? बहुत इजी हो गया। ओके, ऑलराइट, ठीक है। एनीथिंग एल्स दैट यू गाइस विश टू आस्क? क्या ये बजटरी प्रोसेस समझ में आया? बजटरी प्रोसेस जो 6 स्टेप प्रोसेस हमने बात की, समझ में आ गया? ओके, कोई भी डाउट नहीं है?